गांव के लोग छोटी से छोटी बातों की फिक्र करते हैं, जबकि शहरी कल्चर बिल्कुल अलग होता है। शहर में बिल्कुल पड़ोस में बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई है तो भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस घटना में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक लड़की 2 सितंबर 2024 को अचानक से लापता हो जाती है और 21 सितंबर 2024 को उसकी लाश मिलती है, वो भी 59 टुकड़ों में। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से उसी केस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसका कत्ल किसने किया, क्यों किया, कौन है वह लड़की, कहां से वो आई है। नमस्कार, मैं पंकज डांगी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु का एक व्याली कवल एक इलाका है। 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान है। दरअसल 3 मंजिला मकान में एक कमरा होता है, उस कमरे से लगातार दुर्गंध आ रही थी, जिससे पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब पड़ोसी परेशान हो जाते हैं तो मकान मालिक को फोन किया जाता है और मकान मालिक को फोन करके कहते हैं कि साहब, कमरे से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, आप आकर देखते क्यों नहीं है, आप आकर बात क्यों नहीं करते हैं। जैसे ही मकान मालिक ने आकर देखा तो वाकई दुर्गंध आ रही थी। मकान मालिक ने जिसको किराए पर दिया हुआ था उसके फोन पर फोन करते हैं तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, बातचीत हो ही नहीं पा रही थी। थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर सीधा घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपने घर के कागजों को टटोलना शुरू कर देते हैं। वह कागज जब उस किरायादार ने किरायानामा बनवाया था तो उसमें अपना अल्टरनेट नंबर भी दिया था, यानी कि अपने नंबर के अलावा ऐसे 1-2 नंबर भी दिए थे जिसमें उसकी बहन का और माँ का भी नंबर था। अब पुलिस नहीं, मकान मालिक ने जैसे ही दिए गए नंबर पर फोन किया तो फोन करने के बाद एक महिला होती है मीना राणा, फोन उठाती है। पूछा जाता है, कौन? मैं मीना राणा बात कर रहे हूं, आपकी बेटी है, वह कई दिन से लापता है, बातचीत नहीं हो पा रही है, उसका फोन भी नहीं मिल पा रहा है, आप आके देख सकते हैं, क्या बात है। दरअसल ये जो किराए पेट दिया हुआ था, एक चाबी बेटी के पास रहती थी तो एक चाबी माँ के पास रहती थी, और माँ और बेटी एक और उसकी बहन होती है। तब माँ बेटी सीधा वहां पहुंचती है। 21 सितंबर 20,224 की दोपहर 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। उन्होंने आने के बाद जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते वक्त माँ बेटी साथ है और उनकी एक बेटी जो इसी घर में किराए पर रहती है, साथ ही जो किराएदार है और जो आसपास के किराएदार है, मकान मालिक, सब लोग दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे, ये देखने के लिए कि आखिरकार वजह क्या है कि इतनी दुर्गंध आ रही है। जैसे दरवाजा खोला जाता है और दरवाजा खुलता है तो एक तरह की गैस बनी हुई थी और बहुत तेजी के साथ जब दुर्गंध बाहर निकलते हैं तो लोगों का एक सेकंड भी वहां पर रुकना दुश्वार हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, बहन तो बहन होती है। माँ बेटी जब अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद उनकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने के बाद सीधा वो उस कमरे से बिल्कुल बाहर आते हैं और इसी बीच में फिर पुलिस को फोन कर दिया जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई है, जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी यहां पर आ जाए। अप्रिया घटना को की सूचना मिलने के बाद अब यहां पर पुलिस आती है। पुलिस को जिस हिसाब से बताया गया था, पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। अब चाहे डॉग स्क्वाड हो या फिर फॉरेंसिक टीम हो या सर्विलांस टीम हो, अब यहां टीम आती है और आने के बाद पुलिस आती है। अंदर जाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी क्योंकि सुगंध बेहिसाब आ रही थी। जैसे ही घर के अंदर कदम रखे जाते हैं तो पता चलता है कि घर के हर एक हिस्से में, रसोई से लेकर आंगन जो भी था हिस्सा, उस जगह पर कीड़े रंग रहे थे और एक तरह की लाइन सी जा रही थी, और वो लाइन जा रही थी फ्रिज की तरफ। जैसे फ्रिज यानी कि 165 लीटर का सिंगल डोर का एक फ्रिज होता है, उस फ्रिज को जो थोड़ा सा खुला हुआ था, थोड़ा सा बाकी खोलने की कोशिश की जाती है तो फ्रिज 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें एक मानव के पैर रखे हुए हैं, साथ ही नीचे जब नजर जाती है तो एक सर रखा हुआ है। सर किसी और का नहीं था बल्कि महालक्ष्मी
का होता है महालक्ष्मी, जिसने ये कमरा किराए पे लिया हुआ है, और महालक्ष्मी का जो ये लगभग 29 साल की इसकी उम्र होती है। बीच का जो हिस्सा था फ्रिज का, उसमें शरीर के बाकी हिस्से पड़े हुए थे और कुछ हिस्से इस घर में चारों तरफ इधर से उधर फैले हुए थे, और कीड़े इस घर के हर एक हिस्से में रेंग रहे थे। उन्हें बाहर निकलने का शायद मौका नहीं मिल पाया। अब ये खबर थी कि सोशल मीडिया पर थोड़ी ही देर में वायरल होनी शुरू हो जाते हैं, और जिस तरह से दिल्ली के छतरपुर में एक लड़की की यानी कि श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी जाती है आफताब अमीन पुणेवाला द्वारा, तो वैसे ही मामला की उस मामले से जोड़कर इस मामले को देखा जाने लगता है। अब हर किसी का एक सवाल था कि हत्या किसने की है, क्यों की है, क्या मामला है। बहुत सारे सवाल थे। अब हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता था, लेकिन सबसे पहले इन सवालों का जवाब या तो परिवार के लोग जानना चाहते थे या फिर पुलिस जानना चाहती थी। पुलिस ने जब यहां जांच पड़ताल करना शुरू किया है, तो इस लड़की का जो महालक्ष्मी का जो फोन होता है वहीं बेड पर मिल जाता है। उसको तुरंत ही सर्विलांस लगा दिया जाता है देखने के लिए कि आखिरकार इस फोन पर कब कब किस किस से बातें हुई हैं, किस किस से ये कांटेक्ट में थी। तो आखिरी बार जो फोन होता है वह 2 सितंबर 2024 को होता है। इससे पता चलता है, पुलिस ये फिर अंदाजा लगाने लगती है कि यह शायद 2 और 3 सितंबर 2024 को इस लड़की की हत्या हुई है। लेकिन क्यों हुई है, किसने की है, अब इन सवालों के जवाब जानने की जब कोशिश कर रहे थे, एक तरफ तो उस जो लाश के टुकड़े थे इनको इकट्ठा करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि चारों तरफ ये जो ब्लड और जो मांस के टुकड़े फैले हुए थे उनको पुलिस के लिए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम हो रहा था दुर्गंध की वजह से। हालांकि पोस्टमार्टम की जो टीम होती है उसने आके इकट्ठा करना शुरू किया। पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू हो जाती है और गिनती कराई जाती है, तो 59 टुकड़े पाए जाते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है। और यह बताया जाता है कि जो हत्या हुई है लाश मिलने के 6 या 7 दिन पहले की गई है। हालांकि इस लड़की का जो मोबाइल नंबर था वो 2 सितंबर से काम करना बंद कर देता है। 19 दिन तक वो गायब रहती है। अब इसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है, तो महालक्ष्मी नाम की ये महिला होती है जिसकी उम्र 29 साल के आसपास होती है, और यह महिला नेपाल की रहने वाली होती है। दरअसल 2019 तक यह महिला नेपाल में रहती थी। इसके परिवार भी नेपाल में ही रहता था, लेकिन परिवार के लोगों ने 1999 में हेमंत दास नाम के एक व्यक्ति से इनकी शादी कर दी, और हेमंत दास मोबाइल की शॉप पर काम करता था बेंगलुरु में, और वो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर चला आता है। बिल्कुल जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मार्च अप्रैल 2023 तक तो जिंदगी ठीक चल रही थी। इस बीच में एक बेटी भी पैदा हो जाती है। हेमंत दास मोबाइल की एक शॉप पर काम करता था, और ये लड़की होती है महालक्ष्मी। इसको मल्लेश्वर में एक नामी ग्रामी मॉल होता है, वहां पर ब्यूटी शॉप पर सेल्स वुमेन लीडर का इसम जॉब मिल जाता है, और जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। लेकिन एक दिन इस व्यक्ति यानी कि हेमंत दास को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी का एक नाई की दुकान पर काम करने वाले लड़के अशरफ से अफेयर चल रहा है, और इसी वजह पर इन दोनों में झगड़ा होता है, फसाद होता है, और लड़की ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपनी बेटी को भी नहीं लिया, जबकि उसकी बेटी होती है। बेटी पति के साथ रहने लगती है इनके हेमंत दास के, और यह महालक्ष्मी अपनी मां के साथ चली जाती है। मां के साथ कुछ दिन जहां वो रहती थी उसी इलाके में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां से अपना अलग कमरा ढूंढ लेती है, और जो कमरा लिया जाता है वो ब्याली कब इलाके में लिया जाता है। 3 मंजिला जो मकान होता है वहां रहना वो शुरू कर देती है। वहां पर उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी। सुबह लगभग 9:30 बजे घर से निकलना होता था, रात लगभग 10 बजे के आसपास अपने कमरे पर आना होता था। आसपास के लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि अकेली लड़की रहती है, कभी इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अड़ोस पड़ोसी को शहर में वैसे भी मतलब नहीं होता है। वो आती थी जाती थी, और उसकी
जो दिनचर्या थी वो अपने आप में बिजी थी, या फिर मैं जो काम करती थी वहां लोगों से जान पहचान थी, लेकिन एक अनजान व्यक्ति था जो उसे लाता था और लेकर जाता था, ऐसा पड़ोसी बताते हैं। लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और पति ने जब शिकायत बताई तो कहा कि अशरफ ने ही इसका हत्या की होगी, अशरफ ही यह सब कर सकता है। पुलिस ने अशरफ को पकड़ा, गिरफ्तार किया और उससे जब पूछताछ की तो उससे कुछ ऐसी जानकारी निकल नहीं पाती है, लेकिन पुलिस को शक ये भी होता कहीं ऐसा तो नहीं पति का रोल हो। पति से भी जब जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो पति का भी इसमें कोई रोल नजर नहीं आता। ऐसे स्थिति में महालक्ष्मी से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग होते हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है। फिर पुलिस को एक सबूत हाथ लगता है, पुलिस को ऐसा क्लू हाथ लगता है कि पुलिस का ये दावा है कि इस घटना का हर हाल में उन्होंने खुलासा कर ही देना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा समय चाहिए। भुवनेश्वर का रहने वाला कोई व्यक्ति है जो कि फिलहाल पश्चिमी बंगाल में रह रहा है। इसके लिए 6 टीमें बनाई जाती हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। बाकी लोगों को भी हिरासत में लिया हुआ है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि बहुत जल्दी इस घटनाक्रम का खुलासा होने वाला है और वो जल्दी ही उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। कत्ल क्यों किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? पति से बात करते हैं तो वो कहता है कि अशरफ ने कत्ल किया है। पुलिस से बातचीत अगर मीडिया करती है तो पता चलता है कि कातिल अभी सला बाहर है, वह घूम रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जितनी जल्दी हो सकता है उसे पकड़ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। गाँव का कल्चर भी अगर शहर में आ जाए तो इस तरह की लड़कियों की हत्या बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि गांव के लोग अपने आसपास के लोगों की बड़ी फिक्र करते हैं। शहर के लोग ऐसे फिक्र ही नहीं करते। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में तो रह लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि पड़ोस में रह कौन रहा है, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने नहीं हैं। सबको अपने अपने आप में अपनी आप से पड़ी होती है, बाकी किसी से कोई ज्यादा मतलब रखता नहीं है। काश के अड़ोस पड़ोस वालों ने अगर ध्यान दिया होता तो जिस दिन क्या कत्ल हो रहा था उसी दिन ये कातिल पकड़ा जाता, और आसपास में घरों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। काश के सीसीटीवी कैमरे लगे होते या उस बिल्डिंग वाले ने ही सीसीटीवी कैमरे लगवाए होते तो कातिल पकड़ा जाता बहुत जल्दी। लेकिन पुलिस है कि अगर अपनी ईमानदारी पर आए तो कहते हैं कि जमीन की 7 तह के अंदर भी कातिल घुस जाएगा तो वो भी खींच के ले आएंगे, और पुलिस से यही उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही असली कातिल को पकड़कर वो सलाखों के पीछे पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।